नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस पर। मैं हूं दीपक यादव। आरबीआई एमपीसी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग का नतीजा आप सबके सामने है। ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया, यानी रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात कही है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा देने की बात कही है, यानी उन रियल एस्टेट कंपनियों को राहत मिल सकती है जिनको लोन रिस्ट्रक्चरिंग की दरकार है। साथ ही नेशनल हाउसिंग बैंक में 5,000 करोड़ रुपए की रकम देने की बात की गई है। इससे उन डेवलपर्स को काफ़ी राहत मिल सकती है जो लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। आरबीआई ने जो ऐलान किए हैं, उन ऐलानों के बाद क्या रियल्टी सेक्टर की जो बेहतरी है ये उस ओर जाएगा या फिर अभी और समाधानों की दरकार है? आरबीआई के ऐलानों पर प्रॉपर्टी सेक्टर के दिग्गजों का क्या रुख है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की है, लेकिन लोन रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता खोल दिया है। ऐसे में आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो एक मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। जाहिर है लोन रिस्ट्रक्चरिंग डेवलपर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। क्या कुछ बदलाव नजर आने लगेंगे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद? पहली बात है कि जो कटौती ब्याज में नहीं किया वो ठीक है। इसलिए ठीक है क्योंकि अब तक जो पहले कटौती की थी वो पास ऑन पूरा नहीं हुआ है। आधा ही रिस्पांस जो बैंकों ने पास ऑन किया है। तो आरबीआई ने यही स्पष्ट किया कि ये जब तक पास ऑन नहीं होता फिर फायदा नहीं है कुछ और कटौती करने में। तो इसलिए उन्होंने क्लियर और क्लैरिफाई कर दी कि वो फ्यूचर में कर सकते हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है। तो ये हम उम्मीद भी रख सकते हैं आगे कि आगे कटौती होगी या नहीं होगी, वो तो अभी वो कमिटी बताएगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी बात जो आपने कही दीपक जी, वो बहुत हम इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। शायद आपके प्रोग्राम में भी एक बार मैंने ये बताया था कि नरेटको के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं। हमने वित्त मंत्री को एक प्रयास कर रहा था कि पूछे थे, और आरबीआई गवर्नर से भी हमारी मुलाकात 8 दिन पहले ही हुई थी। वहां भी हमने उनको ये अर्ज किया था कि ये कुछ इसका रास्ता निकालने की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात हो गई और ये रीस्ट्रक्चरिंग में मुझे लगता है रियल एस्टेट को नहीं बट सबको फायदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं किया, इन्होंने पूरे लोन पोजीशन जो बैंकों के पास या एनएचपी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो सब के बारे में उन्होंने स्पष्ट ओपन बात की है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लिक्विडिटी क्राइसिस लंबे वक्त से बना हुआ है। जीएसटी कम करने की मांग हुई, कम किया भी गया। लास्ट माइल फंडिंग की मांग हुई, स्वामी फंड क्रिएट किया गया। आरबीआई ने अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक में देने की बात कही है। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई देने की भी बात की जा रही है, उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। सर, इतना सब कुछ होने के बाद क्या लिक्विडिटी की समस्या खत्म होती हुई दिख रही है या फिर समस्या ये कुछ ज्यादा बड़ी है? देखिए, कोई भी राहत मिले वो तो फायदामंद ही है, और मैं समझता हूं जितना भी सरकार ने किया है, वित्त मंत्री ने किया है, आरबीआई गवर्नर ने किया है, वो बहुत अच्छी बात है और हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो आज की तारीख में आप देखें तो जो आपने स्वामी फंड के बारे में जो जिक्र किया उसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जब हमने स्वामी फंड लास्ट दिवाली में हमने गुजारिश की थी और उन्होंने अनाउंस भी किया, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 25,000 करोड़ की आवश्यकता है और यहाँ हम शुरुआत करना चाहिए, और उन्होंने मंजूर कर दिया। 10,000 करोड़ केंद्र सरकार ने उसमें कंट्रीब्यूशन भी देने का आश्वासन दिया है। लेकिन आज की तारीख में कोविड के बाद काफी ज्यादा तकलीफें हैं और बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, सिर्फ एनसीआर रीजन में नहीं, पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो लास्ट माइल फंडिंग। अब प्रॉब्लम जो बढ़ गया है वो एक अलग किस्म का है। वो क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं वो सब एनपीए बन जा रहे हैं कोविड सिचुएशन के कारण। तो आज की तारीख में जहां बैंक पैसे भी देने चाहते थे,
आज नहीं दे सकते उनको, क्योंकि वो एनपीए बन गए, तो वो एनपीए प्रोजेक्ट्स के अंदर फंडिंग नहीं कर सकते। तो आज की तारीख में हमने उनको गुजारिश ये की है कि जैसे आपने स्वामी फंड एक किया 25,000 का, वो अब 1.5 लाख करोड़ का टोटल करने की आवश्यकता है टोटल, और उसमें सरकार की कोई कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। तो वहां हम नहीं मांगते हैं कि सरकार कोई कंट्रीब्यूशन दे। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में तैयार है कि वो खुद ये फंडिंग करें और उसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा ही करें, जैसे स्वामी फंड है। वहां हम कोई कंसेशन नहीं मांग रहे, सिर्फ ये मांग रहे कि जहां एनपीए भी हुए या प्रोजेक्ट्स एनसीएलटी में गए हैं या कोई भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं या जहां भी प्रोजेक्ट पॉजिटिव नेटवर्थ हो सकती है ये फंडिंग देने के बाद, उसमें ये फंड दिया जाए। तो हम कोई ऐसे नहीं मांग रहे हैं कि सरकार पैसे दिए या कोई गारंटी दे दे, नहीं, हम नहीं चाहते। लेकिन हमें ये सुविधा करने की आवश्यकता है कि आप ये फंड खड़ा कर दें, और ये फंड आने से क्या हो जाएगा कि हर प्रोजेक्ट में है, कहाँ 1 करोड़ की आवश्यकता है, कहाँ 100 करोड़ की आवश्यकता है, अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग स्टेजेस पर अटके हुए हैं। और आज ये राहत होने के बाद लाखों के तौर पर लोगों को घर मिल जाएगा पूरे देश में, सिर्फ एनसीआर में नहीं, सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे देश में ये राहत मिल सकती है। सर, रियल्टी सेक्टर में अगर हम देखें सरकार के अब तक के जितने भी ऐलान हैं, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो ज़्यादातर जो फोकस है वो सप्लाई साइड ही देखने को मिल रहा है। डिमांड साइड फोकस थोड़ा कम है, और डिमांड साइड जो फोकस है भी वो अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर ज़्यादा है। दूसरे सेगमेंट में डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आप दीपक जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि ये मसला हर क्षेत्र में चल रहा है, हर लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं पर लेकिन हर में। रियल एस्टेट में हमने कहा है कि ये जो जीएसटी है उनको 3 महीने या 6 महीने के लिए एक मिटिगेट कर दीजिए, और जो आपका कलेक्शन बढ़ेगा वो इतना बढ़ जाएगा कि ये जो राहत आप दे रहे हैं 2-3 महीने के लिए, वो पूरा 6 महीने बाद में पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक इकोनॉमी को किक स्टार्ट हो जाएगा। ये किक स्टार्ट करने से 260 दूसरे इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर निर्भर है, रियल एस्टेट के ऊपर निर्भर है, जैसे आप देखें सीमेंट है, स्टील है, ग्लास है, लिफ्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग के आइटम्स हैं, टाइल्स हैं, मार्बल है, लेबर जो है, एक देखिए हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हिंदुस्तान में, देश में, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो मेरे अंदाज से इसको एक बार आप डिमांड साइड जो आपने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग में राहत सरकार ने की है, वो बाकी में कर दें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होगी, और वो उससे एक दूसरी बाकी इकोनॉमी में भी राहत आ सकती है। और वो किक कार्ड करने से जो जीडीपी आप नेगेटिव बताए, आरबीआई गवर्नर भी कल बताए कि जीडीपी नेगेटिव होने वाली है ये साल, तो मेरे अंदाज से ये आप इसको राहत देंगे तो मैं रियल एस्टेट के द्वारा ये नेगेटिव को आपको पॉजिटिव करके दिखाऊं, क्योंकि एक बार रियल एस्टेट बढ़ जाए या सुधारा हो जाए, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो पूरा इकोनॉमी को पॉजिटिव करते। देखिए जो देश, जितने भी देश डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रहा है दीपक जी, वो सब रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर निर्भर होके ही वो डबल डिजिट हुए थे। चाइना देखिए, कोई भी देश देखिए, तो उसमें रियल एस्टेट एक भाग लेते हैं। सर, नरेटको और क्रेडाई ने ऑनलाइन सेल पर फोकस बढ़ाते हुए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिस सेक्टर के लिए पहले से तमाम तरह के पोर्टल हैं, तमाम तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। ऐसे में अच्छी बात है कि आप एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिससे पारदर्शिता बढ़ाने की बात की जा रही है। सिर्फ रेरा प्रोजेक्ट वहाँ देखने को मिलेंगे और आप लोग जिम्मेदार भी रहेंगे उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपके पोर्टल्स पर नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें रिवाइवल के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सटीक रणनीतियां हैं आप लोगों के पास? मेन एक ही बात थी कि कल हम डायरेक्टली लोगों को मिलते थे और ये मुलाकात करने से लोग खुद आके देख ले जाते थे और कोई डिजिटल का इतना महत्व नहीं रहा। लेकिन आज देखिए,
हर एक मीटिंग, हर एक जो इंस्पेक्शन रहा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही होता है। तो हमने सरकार को ये बताया कि आप डिजिटल के ऊपर ध्यान देंगे तो और भी होगा। इसलिए सरकार भी हमारे साथ है, उन्होंने ही हमारी ये इंस्टॉलेशन में भाग लिया है और हमें सपोर्ट किया है, नरेट को और क्रेडाई को, कि आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो डिमांड क्रिएशन के ऊपर निर्भर बहुत बड़ी बात होती है। तो जी। इसलिए, और दूसरी बात है क्योंकि रेरा आ गया, तो इसलिए हर एक जो लिस्टेड है वो वो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है। तो इसलिए वो आश्वासन भी रहता है, जो हम कस्टमर रहेंगे तो उनको ये आश्वासन रहता है कि वो समय में घर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। यहाँ लेते एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आगे बात करेंगे देश के कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट के ताज़ा हालातों की सीबीआरई के अंशुमन मैगजीन से, जो चेयरमैन और सीईओ हैं इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के, काफ़ी वृहद ज्ञान रखते हैं इन मार्केट्स पर। तो इनसे समझेंगे कि देश का कमर्शियल और रिटेल सेक्टर के जो ताज़ा हालात हैं वो क्या कहते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं देश के कमर्शियल और रिटेल रियल एस्टेट की। 14 मार्च के बाद देश भर के कमर्शियल प्लेसेस, मॉल्स और रिटेल शॉप्स में मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि हर अनलॉक में कुछ शर्तों के साथ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन प्रयासों का कमर्शियल रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ रहा है? कोविड से पहले भारत में तेजी से पैर पसार रहे रियल एस्टेट के नए ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं इस समय, उनका ताज़ा हालात क्या है? निवेश के लिहाज से भारतीय रियल एस्टेट को निजी निवेशक कैसे देख रहे हैं? कमर्शियल रियल एस्टेट की ऐसी ही तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ अंशुमन मैगजीन से, जो भारत के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के रियल्टी सेक्टर के का नेतृत्व करते हैं। सीबीआरई की ओर से काफ़ी वृहद समझ रखते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अंशुमन जी हमारे इस खास शो में आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोविड की वजह से सभी सेक्टर मुश्किल में हैं, रियल एस्टेट के हाल कुछ ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, फिर चाहे वो कमर्शियल हो या फिर हाउसिंग हो या फिर रिटेल सेक्टर हो। हमने अपने पिछले शोज में हाउसिंग पर ढेर सारी बातें की हैं, लेकिन आज ज़्यादा फोकस होगा दूसरे सेगमेंट्स पर। अंशुमन जी, 2020 का H1 पूरा हो चुका है, ऐसे में कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, इंडिया एक तरीके से लकी रहा कि जो फर्स्ट क्वार्टर 2020 का है वो तो अच्छा गया, क्योंकि वो बिल्कुल कोविड जो शुरू हुआ था थोड़ा लेट मार्च से उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो फर्स्ट क्वार्टर अगर मैं इवन रीजन के हिसाब से देखूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फर्स्ट क्वार्टर 20, क्योंकि हमारा पिछले साल का काफी अच्छा मार्केट रहा कमर्शियल। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मली अगर आपका एक साल अच्छा होता है तो अगले साल के कुछ पहले महीनों में डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और वही हुआ। तो फर्स्ट क्वार्टर अच्छा गया हमारा। इस बीच कोविड पीरियड में हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी हावी रहा है, डेटा की खपत भी काफ़ी बढ़ी है। कुछ डेवलपर्स को पहले ही डेटा सेंटर्स की अहमियत समझ में आ गई थी और इस क्षेत्र में वे उतर चुके थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई और बड़े डेवलपर्स भी हैं जो डेटा सेंटर की ओर तैयारी कर रहे हैं। आप भारत में डेटा सेंटर्स का भविष्य कैसा देखते हैं? डेटा सेंटर फ्यूचर ब्राइट है। उसका रीजन ये है कि एक तो जो इंफॉर्मेशन है, मोस्टली कंट्रीज अब ये कह रही हैं कि जो आप को डेटा उस कंट्री का कंट्री में ही रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर भी रख रहे हैं, लेकिन उसका यहाँ शेयर होना चाहिए विद इन द कंट्री बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड एक्सेट्रा। और अगर आप देखें इंडिया एज अ कंट्री जो साइज है, तो अभी हमारे पास उतने डेटा सेंटर्स नहीं है। तो डेटा सेंटर में बहुत एक्टिविटी होगी, ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। वी आर सीइंग लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का जो चैलेंज है वो ये है कि एक तो वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो सारे डेटा सेंटर नहीं कर सकते। सेकंड इज आवर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है डेटा सेंटर की, और वाटर रिक्वायरमेंट भी है सम केस, मोस्ट केसेस में। सो ये सबको रखते हुए डेटा सेंटर्स का जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ेगा, और बट ये है कि सारे लोग इजीली नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ व्हाट आई मेंशन्ड।
और हर लोकेशन में आप डेटा सेंटर नहीं बना सकते, बट व्हाट वी आर सीइंग अ ट्रेंड कि वो डेटा सेंटर हब्स बनेंगे इंडिया में, जहाँ की लैंड अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, और वेयर पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट, और जहाँ क्लाइंट्स भी नजदीक हैं। तो सर्टनली नेक्स्ट 5, 7, 8 years डेटा सेंटर में बहुत इन्वेस्टमेंट होगा और ये मार्केट एक्सपेंड करेगी। अंशुमन जी, रीट के लिहाज से भारत में काफ़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। देश में 2 बड़ी कंपनियों के रीट काफ़ी हिट रहे हैं, लिस्ट होते ही उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। लेकिन अगर हम रीट के आरओआई की बात करें तो फिलहाल कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स का ध्यान इस ओर खींचे। भारत में रीट को लेकर और कितने % डेवलपर्स तैयारी कर रहे हैं और रीट में कैसा फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, रीट इज अनदर वन जो कि अब जो इतने सालों के बाद डिस्कशंस के बाद फाइनली आया। जो पहला रीट ने बहुत अच्छा किया, दूसरे वाले ने आप जानते हैं सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा हुआ, तो 13 गुना सब्सक्रिप्शन है हाँ, उसका। हाँ, तो वो उसका रीजन यही है कि अगेन इट इज अ इनकम प्रोड्यूसिंग, जो मैं आपको पहले बोल रहा था ना कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि रीट के स्ट्रक्चर में सब डिविडेंड आउट हो जाता है, तो अगर आप पैसा डाल रहे हैं सबसे पहले आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट को ओन कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल एक इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी आप कमर्शियल रियल एस्टेट को ओन करना मुश्किल है। तो यहाँ पे एक यूनिट खरीदें तो आपकी ओनरशिप है। सेकेंड इज, जितने भी वो बिल्डिंग्स में आप ले रहे हैं उनके जो ऑक्यूपायर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कुछ इंडियन कंपनीज भी, बट कॉर्पोरेट्स हैं जो कि रेंट पे कर रहे हैं, तो दैट्स अट्रैक्टिव। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक आई मेंशन, कि आपको हर उसमें डिविडेंड आएगा। तो इट इज काइंड ऑफ जैसे मैंने बताया, जो आप कह रहे थे रिटर्न की बात है, तो रिटर्न अच्छा है बिकॉज यू हैव टू सी इट अकॉर्डिंग टू वेयर द मार्केट इज। तो आज आप अगर एक बॉन्ड में पैसा डालते हैं, जो कि यू हैव टू लुक एट रिस्क एंड रिटर्न। तो रिस्क, आप क्यों बॉन्ड में पैसे डालते हैं कि भाई आपका रिस्क कम है लेकिन आपको इंटरेस्ट उसमें मिल रहा है। तो वो इंटरेस्ट रेट्स इतने कम हो गए, तो जो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रीट का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज गुड, राइट। अब पुराने टाइम में ऑफ कोर्स यू कुड हैव गॉटन मोर, बट इट इज स्टिल अ बेटर टू द करंट इंटरेस्ट रेट्स में के हिसाब से इज अट्रैक्टिव। सेकंड इज अंडरलाइंग देयर इज अ फिजिकल एसेट। तो आप ये अगर बॉन्ड खरीदे तो एक पेपर खरीद रहे हैं, यहाँ एक पेपर खरीद रहे हैं जिसके पीछे एक फिजिकल एसेट है, ऑफिस बिल्डिंग है। तो रीट अभी अच्छा ही करेगा। और स्पेशली जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि एक इन्वेस्टर के लिए लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बिसाइड्स ऑफ कोर्स द क्वालिटी जो अभी रीट आया, उनके क्वालिटी एसेट से सब स्ट्रक्चर था, बट आल्सो वन ऑफ द रीजंस इज डन वेल इज बिकॉज देयर इज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू इन्वेस्ट, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में उतना ही पैसा डाल सकते हैं। तो आगे के जो रीट आएंगे, और आई एम श्योर दे विल बी, इन स्पाइट ऑफ दिस अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, आई एक्सपेक्ट कि 2-3 रीट और आएंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 years। एंड अगेन कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, बट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल बिकॉज डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट इज दैट टाइम। बट वही जो रीट की स्ट्रेंथ है कि कमर्शियल रियल एस्टेट है जिसमें इनकम आ रहा है, और अगर स्ट्रक्चर सही हो एंड देयर इज रेगुलेशन और आपको रेगुलर डिविडेंड्स मिलते हैं, तो ये रीट रहेगा। और 2-3 और रीट आएंगे। अंशुमन जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे हाउसिंग सेक्टर से होगा। देश भर में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का हाल काफ़ी बुरा है। अगर हम देखें तो न्यू लॉन्च और सेल में काफ़ी कमी देखने को मिली है। ऐसे में सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100% FDI देने की तैयारी कर रही है। भारत में रियल एस्टेट के ताज़ा हालात को देखते हुए, अप्रूवल मैकेनिज्म को देखते हुए, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट को देखते हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो भारत की ओर हाउसिंग सेक्टर की ओर जो उनका रुख है वो कैसा है? 100% FDI से हाउसिंग सेक्टर को कितना बूस्ट मिल सकता है? देखिए, पहले तो जो FDI उसमें ये ऑलरेडी अलाउड है हाउसिंग में। जो अब जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो कह रही है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स या अंडर जो आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें FDI अलाउ करें, क्योंकि काफी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लास्ट माइल में जो उसमें कंप्लीशन में फंसे हुए। जो उस रही बात की चैलेंजेस क्या है मार्केट के, सर्टनली है, लेकिन जब जो FDI जो इन्वेस्ट करता है वो एक पार्टनर के साथ इन्वेस्ट करता है। बहुत कम लोग हैं जो खुद आके कहते हैं जी हम लैंड खरीदेंगे, उसको डेवलप करेंगे, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के। सो दे पिक अप अ पार्टनर, एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट उनको है कि कोई रिलायबल पार्टनर होना चाहिए जो कि लोकल लॉज को जानता हो, और जो सारे जो आप बात कर रहे हैं कि अप्रूवल प्रोसेस वगैरह वो करें। अप्रूवल प्रोसेस की वेरी क्विकली आई टेल यू कि जो पिछले 8-10 साल या
5-7 साल में देखा है काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। ये स्टेट लेवल पे है, जो पहले जितना इश्यूज होते थे उससे कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी है, नो डाउट, बट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। पर जो एफडीआई आएगा सर्टनली, आई डोंट सी कि अभी इमीडिएट इतना इंटरेस्ट होगा, बट सर्टनली इंडिया, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को हाउसिंग में भी देखेंगे, क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रहा है और होता रहेगा अगले काफी सालों तक, एंड जो लोग जॉब मार्केट में आएंगे दे नीड हाउसिंग। तो हाउसिंग एज सच इज अ अंडर सप्लाइड मार्केट इन इंडिया, इन स्पाइट ऑफ कि वही अभी स्लो होता है, और ये साइकिल है। जब साइकिल ऊपर होती है पीपल फॉरगेट कि नीचे नहीं आएगी, और जब नीचे होती है दे थिंक अभी ऊपर नहीं आएगी। तो मैंने खुद 4-5 साइकिल देखे अपने लाइफ टाइम। तो ये जो साइकिल है ये फिर से अप जाएगा, स्पेशली हाउसिंग में, क्योंकि हाउसिंग भी बहुत डिमांड है जो कि भी मेट नहीं हुई है, एंड यूजर डिमांड है एट द राइट प्राइस, इवन इन द स्लो टाइम्स अफोर्डेबल हाउसिंग इज डन वेल। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी शॉर्ट टर्म में तो स्लो रिएक्शन होगा, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट इवेंचुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स डेफिनेटली रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट, बिकॉज द मार्केट इज सो लार्ज इन इंडिया और कंटिन्यूअस मार्केट है। तो हम अभी उस क्योंकि वी आर सो बिहाइंड ऑलवेज से, और इतने लोगों को अभी रूरल से अर्बन माइग्रेशन करना है, इतने लोग जॉब मार्केट में आएंगे, इंटरेस्ट रेट्स, मॉर्गेज रेट्स हैव कम डाउन, और अभी जब इकोनॉमी पिक्स अप देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, और हाउसिंग इज द फर्स्ट थिंग दे इन्वेस्ट। सो नो डाउट ये कोविड-19 सिचुएशन है, ग्लोबल स्लो डाउन है, बट एज दीज थिंग्स इंप्रूव I expect quite a bit of investment coming into housing, but of course it's not going to happen immediately. It will take time, but it will happen. बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन जी हमारे साथ इस खास शो में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। मोटे तौर पर समझने वाली बात यह है कि हाउसिंग हो या कमर्शियल रियल एस्टेट, समस्याओं का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है। रियल एस्टेट में मुश्किलों का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है, नौकरियों का बुरा हाल है, निवेशक बड़ा हो या छोटा, दोनों ओर दुविधा बरकरार है, लेकिन प्रयास भी जारी हैं, चाहे वो सरकार की ओर से हो या फिर डेवलपर की ओर से। लगातार तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं हालात को काबू करने की। हम आप आंकड़ों और एक्सपर्ट्स के जरिए ताज़ा हालातों को समझ सकते हैं और अपने आगे की फ्यूचर की रणनीति प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आगे के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं रियल एस्टेट के लिए और भी तमाम सेक्टर्स के लिए। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। रियल एस्टेट से जुड़ी अहम जानकारियों पर चर्चा का दौर जारी रहेगा। फिलहाल आप बने रहिए बिजनेस की तमाम अपडेट के लिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।